जगत नियंता ईश्वर को प्रणपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय करेंगे। बहुत ही सुंदर, विलक्षण, एक अद्भुत विज्ञान जो हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारी दिशा और दशा को बदलने के लिए एक रामबाण औषधि की तरह, एक संजीवनी बूटी, सब दुखों की एक दवा है। कर्म ज्ञान अपना लो, जीवन सफल। बहुत ही सुंदर चीज है। आपके जीवन में कुछ भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, मैं तो कहता हूँ एक बार कर्मयोग को अपनाओगे, देखोगे सच में खाली संजीवनी बूटी नहीं, रामबाण औषधि नहीं, सब दुखों की अचूक औषधि। और बार बार इसीलिए बोलते हैं कि डिप्रेशन तुझे सताए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, कर्म ज्ञान अपना ले, कर्म ज्ञान अपना ले। कर्म ज्ञान की युक्ति सब दुखों से मुक्ति, विघ्न बाधा की हो जाती है इससे पूरी छुट्टी। कर्म ज्ञान अपना ले, जीवन सफल बना ले, कर्म ज्ञान अपना ले, जीवन सफल बना ले। सब दुखों से मुक्ति। इस संसार में बेसिकली 3 तरह के दुख हैं। एक कामनाओं के कारण, एक कुछ ना कुछ अभाव के कारण, और एक अज्ञान के कारण। 3 ही तरीके के दुख हैं। कर्म ज्ञान में ऐसी शक्ति है जो तीनों तरह के दुखों को दूर करने की ताकत रखता है। इसीलिए सब दुखों की एक है, कोई और तीसरा कारण नहीं। अज्ञान को भी दूर करता है, अभाव को भी दूर करता है, और कामनाओं से भी मुक्ति दिलाता है। यानी वो कामनाएं आपकी पूरी हुई या नहीं हुई, उससे आपके अंदर तनिक भी फर्क नहीं। जिंदगी इतनी सरस लगती है कि आप अपना पूरा प्रयास करते हो, पूरे प्रयास के बाद भी अगर नहीं मिला तो अफसोस नहीं होता। क्यों? मालूम है कि ये तो फल कर्म अनुसार है, कर्म की गुणवत्ता अनुसार है, कर्म की क्वालिटी अनुसार है, किसी और अनुसार नहीं। जिस दिन हम ये जान जाते हैं, बस अपने आप जीवन सफल है। इसीलिए कहते हैं ना, अपने आप अंदर से आवाज निकलती है। आप देखते हो कि अलग अलग तरह के गीत अपने आप अंदर से निकलते हैं। कर्मयोग के महाज्ञान से, कर्मयोग के महाज्ञान से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, प्यारे प्रभु से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, प्यारे प्रभु से प्यार करो। कर्मयोग के महाज्ञान से सबका तुम कल्याण करो। नर शरीर अनमोल है प्राणी, नर शरीर अनमोल है प्राणी, कर्मयोग का ध्यान करो। कर्मयोग के महाज्ञान से अपना तुम उद्धार करो। कर्मयोग का महाज्ञान ही साथ तुम्हारे जाएगा, बाकी जग के सारे धंधे छूट यहीं पर जाएंगे। कर्मयोग के महाज्ञान से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। सोचो कितना अपने आप अंदर से आवाज निकलती है, तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया। इस जीवन में जीना है तो पहले कर्म ज्ञान सीखो। इस दुनिया में जीना है तो पहले कर्म ज्ञान सीखो। इस जीवन को हंसमुख, ऊर्जा युक्त, एक अपने आप एक अद्भुत बनाना है तो कर्म ज्ञान सीखो। कर्म ज्ञान का अपने आप आपके अंदर जो बुद्धि के अंदर प्रवेश करेगा ज्ञान, जीवन को अद्भुत रूप से बदल देगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि इसको समझ के देखो, जान के देखो। 1 साल के अंदर आपका, आप मैं तो कहता हूं सोने की तरह नहीं, हीरे की तरह नहीं, एक ईश्वर की तरह आप चमकना। एक अलौकिक अलौकिक प्रकाश, एक अद्भुत आभा मंडल, औरा मंडल, और आपके चारों ओर बिखरने लगे। आपके संपर्क में आने वाले लोग अपने आप हर्षित, आनंदित और उमंगित होने लगेंगे। आपकी तो जिंदगी का कोई चोरी नहीं होगा कि आप हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। लेकिन समझ के देखो, अपना के देखो, उसके द्वारा अपने अंदर जीवन, अपने अंदर जो बदलाव है उसको महसूस करो। अगर एक गिलास में गंदा पानी भरा है, उसको साफ करना है ना, तो लगातार उसके अंदर साफ पानी डालते जाओ, साफ पानी लगातार डालते जाओ।
और इतनी तेजी से डालो, इतना डालो, इतना डालो कि जब तक वो बिल्कुल साफ ना हो जाए। ऐसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी है। आपके अंदर कभी भी अगर तनिक भी निराशा आती है अंदर का, अभी नेगेटिविटी भरी हुई है, अभी नेगेटिविटी, आपके अंदर तो हर समय बहुत जबरदस्त ऊर्जा होनी चाहिए। किसी भी समय आपको तनिक भी आपके अंदर 100 हाथियों का बल आपको महसूस होना चाहिए। तब समझो कि आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति। किसी भी समय आपको कोई भी काम कहा जाए तो आपके अंदर वो ना नहीं होनी चाहिए, हाँ हो जाएगा, ये करना हो जाएगा। एंड दिस इज एनर्जी, दिस इज ऊर्जा जो कर्म ज्ञान से आती है। अगर कर्म ज्ञान समझ के भी जीवन नीरस लग रहा है तो फिर अभी समझे नहीं हो, अभी जाने नहीं हो, अभी अपनाए नहीं हो। इसको समझो कि अपने आप जीवन खेलने लगेगा, महकने लगेगा, चहकने लगेगा। अपने आप आपके अंदर से आवाज निकलेगी हर समय, लव यू जिंदगी, तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ऐसा अपने आप अंदर से हर चीज का एक ऐसा इलेशन, जुबिलिएशन, सेलिब्रेशन, सब चीज निकली। तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, एंजॉय द लाइफ। तो ये तो बेसिक चीज हुई जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए शुरू में बोलते हैं। जो लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ते हैं, पूरे वीक में लगभग 7 से 10 लोग जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर भी लगभग 5 से 10 लोगों के बीच में नए भी आते हैं। तो जो शुरू की चीज है वो एक तरह से इस कर्म ज्ञान की चमत्कारिकता को शब्दों से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ईश्वर के बारे में शब्दों से नहीं बताया जा सकता, वैसे ही कर्म ज्ञान भी इतना ही रहस्यमयी और इतना ही चमत्कारिक ज्ञान है जिसको शब्दों के बारे में शब्दों से बता नहीं सकते, लेकिन तो भी कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अब आज का विषय देखिए, जो हमने बताया ना, जनवरी से सिलेबस शुरू होता है, तो सिलेबस आगे की तरफ ही बढ़ता है दिसंबर तक, और दिसंबर तक के बाद फिर 1 जनवरी से नया सिलेबस शुरू होता है। नहीं रिपीटिशन होता है, लेकिन लेक्चर सेम हो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं लेक्चर लिखा नहीं होता ना, देख के बोलते हैं। इसलिए कई बार होता है कि पुराना लेक्चर को आप देखते हो तो आपको लगता है इसमें तो सब कुछ नया है पुराने के कंपेरिजन में, भले सार वही हो उसका। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो ऐसा है, जब ईश्वर द्वारा होता है तो अपने आप फ्लो करता है। जब कुछ सोच नहीं रहे, कुछ सोच के बैठे नहीं, सीधे बोलने बैठे, तो अपने आप जो भी निकलता है। कर्मयोग किसके दुखों को दूर करता है, कैसे दूर करता है और कब दूर करता है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली ये जो ज्ञान खाली यहाँ पे सुन रहे हो उससे ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सारी चीजें सिलेबस में इसीलिए इंक्लूड की जाती। खाली ये जान लिया तो खाली जान लेने से आपके कर्मों में कुशलता आने लगे वो संभव नहीं है। जान लिया उससे आप स्वस्थ रहने लगो, उसमें वो संभव नहीं है। तो गीता में ही कहा गया, जब भी कोई चीज को बताते हैं तो ज्यादातर गीता का ही उद्बोधन बीच में बोलते हैं या उसका श्लोक बोलते हैं कि जिसमें जो बताया गया। गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई, और एक एक उसका शब्द इतना है कि कम से कम सीक्वेंस में 2-3 लेक्चर्स तो लगे। तो इसीलिए ये संडे ही ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि अगले फ्राइडे इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, जिससे फिर जो लोग संडे आए उनका गैप नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अब लास्ट का सोच लो कि योगो भवति दुखा, यानी कर्म योग तभी आपके दुखों को दूर करता है। जैसा आर्ट्स में बताया, गीता में मैक्सिमम जो स्ट्रेस या जोर दिया गया वो हर चीज कर्म योग पे ही दी गई, किसी भी चीज का पूरा का पूरा कर्मयोगी, और कर्मयोगी को ही ईश्वर ने सबसे श्रेष्ठ कहा है, और ये भी कहा है कि कर्मयोगी के साथ ईश्वर हैं। ये अलग अलग जगह पे जो चीज बता देते हैं, लेकिन आज का विषय अलग है, इसलिए विषयांतर ना हो, विषय से अलग ना हो, इसलिए इस पे फोकस करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल है। युक्ताहार, युक्त आहार, युक्ताहार विहारस, विहार का मतलब है विचार, व्यवहार और घूमना फिरना। तो आपका उचित योग युक्त, अभी जब कहते हैं, जब शब्द प्रयोग करते हैं योग युक्त, तो योग युक्त का मतलब होता है
पतंजलि जी ने अपने उपदर्शन में पहला ही सूत्र बोला है, अथ योगानुशासनम। संयमित, संतुलित, अनुशासित, डिसिप्लिन्ड आपके जीवन जीने का तरीका, जिसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई दबाव नहीं, लेकिन अपने आप अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार, अपने को एलिवेट करने के अनुसार, अपने को स्वस्थ रखने के अनुसार अपने भोजन का चुनाव आप स्वयं करें और उस पर स्टिक रहें। ये योग युक्त का मतलब। युक्ताहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोजन या आहार, आयुर्वेद में ज्यादातर बीमारियों का कारण हमारा गलत भोजन होता है, गलत खानपान होता है। अगर सब तरह से आप चीजों को समझोगे नहीं तो खाली जब किसी चीज का आउटपुट होता है, मैथमेटिक्स अगर आप बचपन में सीखते हो तो मैथमेटिक्स का कहीं हमें आउटपुट लाना है, वो खाली टेबल सीख के या उससे मैथमेटिक्स का नहीं। बड़े बड़े हमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स, उस पर हमें वर्क करना है। इसलिए हमें मैथ्स आना चाहिए। 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.001 डिग्री से क्या फर्क पड़ने वाला है, वेलोसिटी एंड प्रेशर से क्या इंपैक्ट आने वाला है, जहां वेलोसिटी ज्यादा हो उसके साथ मोमेंटम का क्या इंपॉर्टेंस है, जहां वेट पड़ता है वो मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। ये फिजिक्स। ऐसे ही कर्म ज्ञान में भी अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहे ना, जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो उसके साथ जिस ज्ञान का सहारा लेके हमें इस संसार में चलना है, और चलना किसको है, शरीर को, वो शरीर भी तो स्वस्थ होना चाहिए। यानी आपका अस्त्र, आपका औजार, आपका इंस्ट्रूमेंट, कार्य करने का इंस्ट्रूमेंट हमारा ये शरीर, अभी ये बराबर नहीं है। आए दिन हमने देखा लोगों के तमाम तरह की परेशानी रहती है, और मैक्सिमम परेशानियां मानसिक अस्वस्थता के कारण। कई लोगों को महीनों से कमर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, कमजोरी लगती होगी, खाने का मन नहीं होता, भूख नहीं लगती, पेट भारी भारी रहता है। सब चीजों का एक है, मन स्वस्थ नहीं। एक ही, मन स्वस्थ होगा सब दर्द गायब। दर्द व्यथा कहीं है नहीं। दर्द एक तरह से टॉक्सिन्स वहां पर इकट्ठे होने लगे। आप एक्यूप्रेशर, सुजोक, रेकी, प्राणिक हीलिंग, कर्म ज्ञान, किसी भी चीज को अपनाओ और एनर्जी लेवल बढ़ाओ। देखो सब बीमारियां खटाखट खत्म, कोई बीमारी रहने वाली नहीं। लेकिन हम अपने अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ाते नहीं तो बीमारियां अपने आप बढ़ती जाती, उसी जगह पर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जाते। भोजन का भी ऐसे ही रोल है। आहार, भोजन डाइट। अभी भोजन में अगर वैसे देखें तो 7 चीजों का समावेश होना चाहिए। अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहले के समय में तो इस पे हर हफ्ते लेक्चर चलता था, मतलब महीने में एक बार लेक्चर चलता था। बहुत समय पहले जब कर्मयोग इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, इतना कर्मयोग के लिए लगे नहीं थे, तब स्वस्थ जीवन के 7 सोपान, भोजन, पानी, धूप, हवा, नींद, व्यायाम और शुद्ध विचार, ये 7 चीजें होती थी जिनके ऊपर हर सेकंड संडे को लेक्चर रहता था। काफी साल, 4-5 साल लगभग चला था, शुरू में स्टार्ट हुआ। अब तो कर्मयोग में साल में एक बार ही आता है जब ये टॉपिक आता है आहार के ऊपर। तो एक तो भोजन में 7 चीजें शामिल होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट एंड वाटर। ये भोजन में मस्ट है। अगर आपके भोजन में ये 7 चीजें शामिल नहीं हो रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफिशियंसी डिसऑर्डर या कुछ ना कुछ मेल न्यूट्रिशन की प्रोसेस या कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम। आज के समय में मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिज्म की बहुत सारी डिसीज होती हैं, उसके कारण आप ग्रसित हो। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जितने सीरियल्स आप, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, मिलेट्स, ज्वार, ये सब जो है वो उसके अंदर शामिल। तो कार्बोहाइड्रेट से लगभग 40 to 60% एनर्जी मिलनी चाहिए। देन प्रोटीन से लगभग 20 to 40%, जितनी भी दालें हैं, कठोर हैं एक तरह से, जो
पल्सेस हैं, इसके अलावा छोले, राजमा, चना, लोबिया, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के अंदर आते हैं। फिर फैट का मतलब जितनी भी घी, तेल, बटर, ये फैट के अंदर आते हैं, उससे 10 to 20% एनर्जी मिलनी चाहिए। फिर बताया विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये हरी सब्जियों में, या फिर ये कहो कि ये सभी नेचुरल चीजों में मिलते हैं, नहीं बिना पकी हुई चीजों में, खासतौर से एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ उसी में मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में लोग एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते हैं, उसके लिए ही प्रॉब्लम होती है। जितनी मैक्सिमम बीमारियां, चाहे वो पार्किंसन डिसीज हो, चाहे मेमोरी डिसऑर्डर हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड कोई और हो, इवन हार्ट अटैक की बीमारी, एंजाइना है, जो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी 20-25 साल या 30 साल के लोग खेलते खेलते चले जा रहे हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो नेचुरल चीजों का खाने में प्रयोग नहीं है, दूसरा निगेटिविज्म बहुत ज्यादा है। अगर निगेटिविटी अंदर होगी तो अचानक हार्ट अटैक आएगा। इसके ऊपर रिसेंटली रिसर्च अमेरिका में हुई, उसमें बताया गया कि जो पॉजिटिवनेस है वो आपके अंदर सारे ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। निगेटिवनेस, भले आपके अंदर कोई बीमारी ना हो, पहले से कोई हिस्ट्री ना हो, तो भी अचानक निगेटिव की वजह से, वो निगेटिव एनर्जी की वजह से अचानक हार्ट रुक जाता है। जितनी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा होगी, जितना लोगों के प्रति आक्रोश या अंदर नफरत भरी हुई होगी, जितना लोगों से आप ईर्ष्या कर रहे हो, उतना आप ज्यादा लो एनर्जी में जी रहे हो। यानी ऐसे व्यक्ति की किसी भी समय हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो नॉर्मल हमारे शरीर में बॉडी की प्रोसेस होती रहती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वातावरण के पॉल्यूशन की वजह से, हमारे अपने कार्यों की वजह से आता है, उसको ये दूर करने का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट होते किसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्प्राउटेड कोई भी चीज हो, अंकुरित या फड़गारा मग, कोई भी अंकुरित कोई भी हो, जिसमें मग बहुत इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर एक दिन उसको पानी में भिगो दो, अगले दिन उसको कॉटन के कपड़े में बांध दो, फिर उसके ऊपर से पानी का छिड़काव करते रहो, कहीं उसको टांग दो जहां पे थोड़ी रोशनी आती हो, आप देखोगे कि बांधने के बाद 24 आवर्स में इतने बढ़िया अंकुरित निकल जाएंगे। उसके ऊपर हल्का पानी का छिड़काव करते रहो, बहुत ज्यादा नहीं, सड़ जाएंगे, हल्का पानी का छिड़काव करो। एंड देन उससे आप चाहे सलाद बना के खाओ, चाहे वैसे मूंग को खाओ, चाहे उसकी कोई भी चीज किसी चीज में स्प्रिंकल करके खाओ, किसी भी चीज में। ये एक बहुत बढ़िया सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, एंड नेचुरल आपके प्राण ऊर्जा भी इससे मैक्सिमम मिलती है। देन जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स जितने फ्रेश होंगे, अभी एक मुरझाया हुआ फ्रूट है, इसका मतलब उसकी प्राण ऊर्जा चली गई है, खाली नाम के लिए फ्रूट खा रहे हो, उसमें भले विटामिन मिनरल्स मिले लेकिन एंटीऑक्सीडेंट और प्राण ऊर्जा नहीं मिलेगी। प्राण ऊर्जा एक डिफरेंट चीज। तो जो बिना पके हुए फ्रूट्स खाओगे, मतलब पके हुए मतलब बॉयल नहीं करना है, मतलब फ्राई नहीं करना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सैलेड, कचुमर गुजराती में कहते हैं। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और जो मेन चीज है नेचुरल विटामिन मिनरल्स तो होंगे, एंटीऑक्सीडेंट जो नेचुरल चीजें हैं, बिना पकी हुई चीजें, बिना फ्राई की हुई चीजें, उसी में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। आज के समय में गठिया या वाह की तकलीफ, जैसे आर्थराइटिस की तकलीफ सीवियर, उसी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस गिरते, जोड़ तक भी जो है किनारे किनारे जो है बिल्कुल खराब हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने आप चीजें जो है वो बराबर नहीं आती है। आपके देखोगे अपने आप कई तरह के दर्द और इस तरह की चीजें रहती हैं। तो ये चीजों को शामिल करने से आपके डाइट से ही बहुत सारा फर्क अपने आप पड़ेगा। अब यहां पर ये डाइट जो है ना, बेसिकली दिस इज एक तरह से एलोपैथिक डाइट, या ये कहो कि अभी भी इसका साइंटिफिक बेस नहीं है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए ये फल, फ्रूट्स और स्प्राउटेड लेने चाहिए, लेकिन अभी प्रकृति के अनुसार हमारे डाइट नहीं हुई है। यहाँ पे फिर से एक चीज आगे समझने वाली, ये चीजें बताई, इनको शामिल करना है, लेकिन अब हमें देखना है कि हमारी प्रकृति किस तरह की। प्रकृति बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, 3 चीजों से बनती है। वात, पित्त और कफ, इन 3 चीजों से हमारी प्रकृति बनती है। अपने आप देखोगे ज्यादातर सभी लोग अपने आप समझते होंगे वात मतलब वायु का बढ़ जाना, अपने आप हाथ पैरों में दर्द होगा, पेट में गैस होगा, कई बार इधर उधर चढ़ जाएगी तो सिर भारी, कमर भारी, पैर भारी, सब अजीब सा लगेगा। जब प्रॉपर निकल नहीं रही जहां से निकलना चाहिए गैस को। पित्त मतलब जो जैसे उल्टी जैसा आना, सिर दर्द होना, खासतौर से गर्म मौसम में ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं।
और कफ तो जानते हो, खांसी आती तो बलगम निकलता है, दैट इज कफ। वात, पित्त, कफ, ये 3 तरह की प्रकृति मनुष्य में होती है। और इन 3 से मिलके एक्चुअल इस संसार में व्यक्ति होंगे 7 तरह के। 7 तरह कैसे? किसी की प्रीडोमिनेंट कफ प्रकृति हो, 1 प्रीडोमिनेंट वात प्रकृति, 2 प्रीडोमिनेंट कफ प्रकृति, तीसरा, चौथा हुआ वात पित्त से युक्त व्यक्ति, 5वां हुआ वात कफ से युक्त व्यक्ति, छठा हुआ पित्त कफ से युक्त व्यक्ति, और 7वां तीनों प्रकृति से युक्त संतुलित व्यक्ति। इतनी प्रकृति होगी। अब अगर आपका पित्त प्रकृति प्रीडोमिनेंट है, अपने आप देखो बहुत साइंटिफिक चीजें समझे हुए होते हो तो मरीज को ठीक करने में तो मदद मिलती है, बिना दवाइयों की मरीज ठीक हो जाता है बेसिकली। अगर इन चीजों को समझे तो मेडिसिन की जरूरत ज्यादा नहीं होती, लेकिन समझा हुआ तो होना चाहिए। फिर ये अभी जो बता रहे हैं ये याद भी होना चाहिए। वे तुरंत आपको याद नहीं आए तो कोई चीज का कैसे निकालोगे? कैसे? जैसे मान ली कहा जाए बॉडी मास इंडेक्स निकाल के बताओ किसी का, तो आपको मालूम ही नहीं हो बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे। बीएमआई, जैसे आजकल पेशेंट ओबीज है या अंडरवेट है या नॉर्मल वेट का है, तो बीएमआई निकालोगे तो ही तो पता चलेगा। बीएमआई निकालने के लिए फार्मूला मालूम होना चाहिए, फिर कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए। बताने का मतलब ये है कि उधर सब तरह का डॉक्टर नहीं, लेकिन जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको तो समझना पड़ेगा। बिना समझे तो नहीं, कैसे जो भी मिला वो खा लिया, रखा हुआ तो सोचा कौन फेंके इसको। कई बार तो आप ऐसा खाना खा लेते हो इसको बाहर गाय या कुत्ते को डाल के वो भी ना खाए, सोचा रखा है कौन फेंकेगा, इतना पैसा लगाया उसमें। और कई बार बाहर होटल में जाते हो, अभी पेट पूरा भर गया तो भी खा लोगे, क्यों? ये जो मंगाया है इसका, तो मंगाने का मतलब अभी बाद में भले उल्टी करो घर जाके उंगली डाल के। भोजन अगर अति से ज्यादा हो गया, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हो गया, तो जहर का काम करेगा। उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन अभी वात पित्त कफ, वात पित्त कफ से जो प्रकृति बनी, अब ये सोचो कि अपने आप हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। अब कई बार हम मुद्रा में बैठने को बोलते हैं, बेसिकली वो शुद्धिकरण की एक प्रोसेस है, अपने आप को बैलेंस करने की प्रोसेस है। दूसरा, हमारे हाथ की उंगलियां जो 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, अंगूठा अग्नि तत्व, पहली उंगली वायु, दूसरी उंगली आकाश, तीसरी उंगली पृथ्वी, चौथी उंगली जल। इनसे ये वात पित्त कफ बन रहा है। अग्नि से पित्त बनता है, वायु और आकाश 2 उंगली मिला के वात प्रकृति बनती है, वात। और कफ के लिए पृथ्वी एंड जल, ये तत्व मिलके कफ प्रकृति बनती है। चूंकि पृथ्वी से बन रहा है इसलिए कफ मतलब एक धीरजता का प्रतीक है। जो कफ वाला व्यक्ति होगा, अपने आप देखोगे कि उसकी प्रकृति भी अपने आप धैर्य वाली होगी, उसके अंदर थोड़ी सुदृढ़ता होगी, ऐसे आवेग में नहीं होगा। पित्त प्रकृति वाला आवेगित होगा, अपने आप बहुत जल्दी गुस्सा उसको आता होगा। और वात वाला होगा, अपने आप ठंडी का मौसम आया, कुछ ठंडा खा लिया तो हाथ पैरों में दर्द, दुखाव, गैस, ऐसी चीजों की शिकायत करेगा। तो अपने आप आपको जान सकते हो कि प्रीडोमिनेंट प्रकृति किसी की कैसी है। कई बार एक ही परिवार में 7 लोग हैं और 7 प्रकृति के लोग हैं, तो कई बार अपने को भी लगता है कि यार वो 7 लोग हैं तो 7 लोगों का खाना कैसे बनाए, 7 तरीके का बनाना पड़ेगा ना। ये जो आगे चीजें बताएंगे उसमें आप एक ही खाने को 7 तरह से डिवाइड कर सकते हो, कुछ उसमें खास करना नहीं। वो तरीका बताएंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा। सो इजी कि एक ही चीज को आप 7 लोगों को कैसे, उनकी प्रकृति को डिस्टर्ब ना हो और तो भी उनके लिए अच्छा हो। तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये समझना पड़ेगा ये वात पित्त कफ हो गया। उसके बाद हमारी आयुष के अनुसार भी हमारी प्रकृति चेंज होती है। जो हम लेके आए प्रकृति वो अलग, जो अपने साथ आई। फिर आयुष के अनुसार, यानी 18 साल की उम्र तक कब प्रकृति होती है। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी होती है, और उसमें से भी अगर उसकी कब प्रकृति है, 18 साल तक तो वैसे ही कब प्रीडोमिनेंट होता है, प्रकृति कब प्रकृति प्रीडोमिनेंट, लेकिन उस व्यक्ति की भी कब प्रकृति है तो और ज्यादा। कई लोगों को जरा सा भी कुछ ठंडा खा लें, पानी में गीले रह जाएं, थोड़ी देर कुछ एसी में बैठ गए, कुछ वैसा ठंडक में चले गए थोड़ी देर, तुरंत कफ हो गया। प्रकृति ऐसी है ना अपने आप, तो ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ी गर्मी में गए उल्टी करने लगते हैं तुरंत, पित्त प्रकृति प्रीडोमिनेंट। कोई गर्म चीज खा ली, सिर में दर्द होने लगा, उल्टी जैसा होने लगा, अच्छा नहीं लग रहा, उलझन, घबराहट, गुस्सा, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है किसी को, पित्त प्रकृति प्रीडोमिनेंट। तो यहां बता रहे कि 18 साल की उम्र तक नॉर्मली कब प्रकृति होती है, 18 से
जो 50 है उसमें पित्त प्रकृति प्रीडोमिनेंट। एक युवा जोश, कुछ कर दिखाने का जोश अगर हमारे अंदर है, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, युवाओं में जोश होता है। तो ये पित्त प्रकृति का फेज है, बेसिकली पित्त ऊर्जा का फेज है, मतलब 50 तक। 50 के बाद बात पकड़ते आप देखोगे जितने भी 50 साल के उम्र वाले होते हैं अपने घुटने पकड़ के ही बैठे होते हैं, कमर पकड़ के दर्द होता है, कहीं यहाँ दर्द कहीं वहां दर्द, घुटना हाथ नहीं चल रही अपने आप उम्र। और उसमें भी किसी की बात प्रकृति पहले से ही प्रीडोमिनेंट हो तो घुटने बैठ ही गए उसके, जो गलत खान पान की वजह से। उसको शुरू से ध्यान दिया होता तो कुछ नहीं होता, फर्स्ट क्लास दौड़ते फिरते। पुराने लोग देखो आज के समय में भी 100 साल में भी 150 मतलब 110 साल में भी, उसमें जापान में तो 120 से 119 साल तक का कई लोगों का आयुष। अपने यहाँ भी जो पुराने लोग हैं काफी 100 साल तक काफी लोग लगाते हैं। तो ये उम्र के अनुसार प्रकृति। फिर दिन के अनुसार भी डायगोनल वेरिएशन जिसको कहते हैं, सुबह से लेकर रात तक में भी प्रकृति चेंज होती है। सुबह 6 से लेके 10 बजे तक कब प्रकृति होती प्रीडोमिनेंट। सुबह इसीलिए ज्यादातर ठंडी चीजें खाने को मना करते हैं। कोई बर्फ का गोला सुबह नहीं खाता है, गोला भले गुजरात में सब लोग खाने जाते हो, रात में जाएंगे, सुबह नहीं जाएगा कोई खाने। और सुबह कोल्ड ड्रिंक मंगा के नहीं पी लोगे सुबह उठ के। नॉर्मल ऐसा इसी तरह का है पहले से, एक तो मन भी नहीं करेगा, दूसरा इसी तरह की सीख अपने आप चली आ रही है कि उसी तरह से है वो जो खान पान है अपने आप वो इसी तरह का कि सुबह उठ के कोई उठते ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं मांगेगा। पीना होगा तो चाय पिएगा, पीना होगा तो कॉफी पिएगा, पीना होगा तो गर्म दूध पिएगा, लेकिन कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगेगा। सुबह 6 से 10 तक कब प्रकृति, फिर उसके बाद 10 से 2 बजे तक पित्त प्रकृति अपने आप। दोपहर में पित्त प्रकृति प्रीडोमिनेंट हो जाती है। फिर 2 से 6 तक वात प्रकृति, फिर सेम रिपीट होती है रात में उसी तरह से। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी प्रकृति को जब जज कर लेते हो तो उसके अनुसार आपको भोजन करना। अब एक दिन में आप सारी चीज नहीं जान सकते, लेकिन जैसे मालूम है किसी को किसी की बात प्रकृति प्रीडोमिनेंट, उसके इसलिए उसको ऐसी चीजें नहीं खानी है जो वायु कारक हो, बात कारक हो। कई बार हम सब जान नहीं पाते, लेकिन जिससे हमें गैस हुई तो हमें ये तो पता चलता है कि हमने ये खाया था गैस हुई, फिर से दोबारा भी खाओगे, हाँ फिर यही खाया था तो गैस हुई। तो मालूम है ये चीज हमें सूट नहीं कर रही है, ये चीज हमारे लिए बात कारक हो रही है। वैसे तो अपने आप कहें कि बैंगन है, रिंगण जिसको कहते हैं, भिंडी है, उड़द की दाल है, खीरू डोसा जिससे बनता है वो है, खीरा ककड़ी है, ऐसे कई सारी चीजें जो गैस करती हैं। बासी खाना है, पैक्ड फूड जो बहुत पहले बना हुआ हो वो भी गैस करता है, मैदा की चीज हो वो गैस करेगी, बेसन है वो गैस करता है, छोले है, मटर है, ये सब बात कारक चीजें। आप सोचोगे इतना तो एक दिन में याद नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2-3 साल में तो याद हो जाएगा ना। अगर आप समझने की कोशिश करते हो, लिख लेते हो, तो अपने आप चीज याद हो जाएगी, उसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अभी पित्त प्रकृति की जैसे मतलब गर्म चीजें हैं, जैसे गर्म चीजें खाओगे तो पित्त प्रकृति वाले को वो पढ़ाएंगे। जैसे काली मिर्च है या मिर्च मसाले का खाना है, बादाम है, कच्ची हल्दी है, अदरक है, ये अपना तुलसी है, ये चीजें गर्म प्रकृति की चीजें हैं। अगर किसी को कफ हो रहा है तो इन चीजों को खाने को बोलते हैं, कफ नाशक है ये चीजें, लेकिन है गर्म प्रकृति की चीजें। इसी तरह से कफ कारक, कफ वाली मतलब जो भी ठंडी चीजें, कोई ठंडी प्रकृति की जो भी चीज खाओगे, इवन जैसे वरियाली ठंडी होती है तो ठंडी के मौसम में थोड़ा वरियाली का पानी पीने का है, गर्मी के मौसम में पिया जाएगा तो फायदा करेगा। वरियाली अपने आप में होता है, आपके बहुत सारे चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, गर्मी निकल रही है, बहुत सारा आप सिर दर्द, अक्सर गर्मी के मौसम में परेशान रहते हो, तो वरियाली और चीनी उसका इक्वल अमाउंट लेके पाउडर बना लो। इक्वल अमाउंट का मतलब 100 ग्राम वरियाली तो 100 ग्राम चीनी, उसका पाउडर बना लो और 1 चम्मच पानी में घोल के पियो। कोई भी सिर दर्द हो, उल्टी जैसा हो गर्मी में, या पेट में अजीब सा जलन वलन हो रही हो, या शरीर में दाने निकल रहे हो, या ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, ज्यादा गर्मी लग रही है, तुरंत आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल रामबाण हो सकते, बिना दवाई, डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। बिना बात के डॉक्टर के पास दौड़ के इंजेक्शन और दवाइयाँ लेते रहते हो, पैसा भी खर्च करते हो और फायदा भी नहीं होता। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं करें कि एक दिन में आपके पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन लेक्चर इसीलिए नंबर भी पीछे लिखा है। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हों और उनको कर्म ज्ञान ग्रुप में जुड़ना हो, वो पीछे लिखे हुए नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, 8511829002। आप बोलोगे कि हमें कर्म ज्ञान ग्रुप में जोड़ दो तो जोड़ देंगे। तो
उससे अगर मान लो कोई चीज यहाँ छूट गई या नहीं समझ पाए तो वो लेक्चर ग्रुप में भी आता है कि अभी लेक्चर रविवार को और शुक्रवार को चल रहा है, 1 मई से रविवार और बुधवार को रहेगा। बुधवार इसलिए शुरू किया जा रहा है मई से, ताकि जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो वर्कशॉप में काम करते हैं, जो कारखाने में काम करते हैं, वो भी अगर लाभ लेना चाहें तो वंचित ना रहें। इसलिए 1 मई से लेक्चर जो है वो रविवार और बुधवार को होगा। अभी लेक्चर रविवार और शुक्रवार को चल रहा है, वो इस चीज का ध्यान रखें। बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं अभी सभी, जैसे गुजकैट और नीट बाकी है, बाकी सब हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स को लेके आओ। उनके जीवन में तो आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। अभी आईआईटी चेन्नई 4 महीने में चौथा सुसाइड, कल न्यूज थी, 4 महीने में चौथा सुसाइड। सोचो, जो बच्चा आईआईटी में पढ़ने जा रहा है 4 महीने में चौथा सुसाइड, यानी जीवन को कुछ समझा ही नहीं है। और खाली एक नहीं, ऐसे रोज किस्से हम देखते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे। क्यों? जीवन से हताश है, निराश है। किसी के पास ना तो पैसे की कमी है, ना प्रतिभा की कमी है, ना पद की कमी है, ना किसी चीज की प्रतिष्ठा की कमी है, ना यश की कमी है, लेकिन जीवन की समझ नहीं, जीवन की समझ नहीं। अभी कल किसी संत महात्मा ने भी सुसाइड किया, उसमें था उधर राजस्थान का कोई है। क्यों? जीवन की समझ नहीं। सब कुछ है उसके पास, अच्छा खासा कहीं का मठाधीश था, कोई गौशाला चला। रोज जब देखते हैं तो मतलब अंदर से दिल भर आता है कि इतनी अच्छी चीज ईश्वर ने दी हुई है, इतना अच्छी तरह से कर्म ज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने तो पहले से ही दिया हुआ है अनादिकाल से। तुम कर्म ज्ञान समझ को देखो, जीवन से तो तुम कभी भागने की कोशिश नहीं करोगे, जीवन को एंजॉय करोगे। सुसाइड का तो प्रश्न नहीं उठता। दूसरा, अगर कोई करने वाला होगा तो उसको, अगर तुम्हारे पास 1 महीने का समय तो तुम उसको बचा लोगे सुसाइड करने से। तो अपने आप सीखना कर कोशिश तो करनी पड़े ना, आना तो पड़े ना। खाली घर पे बैठे बैठे तो चीज आवे नहीं, और फिर बाद में प्रयास भी करना पड़े। खाली ऐसा नहीं कि खाली यहाँ सुना उसके बाद कुछ एनालिसिस नहीं किया। आज का जैसे पूरा टॉपिक कितना साइंटिफिक एंड टफ है, जो अपने आप लग रहा होगा। ऐसे खाली एक बार में सुनने से थोड़ा कोई कथा की तरह दिमाग में बैठ जाएगा। उसको बाद में जाकर लिखना पड़ेगा, भाई कौन कौन चीजें क्या बता रहे हैं। ये बेसिक के बाद आप देखिए कि आयुर्वेद में आहार के बारे में 3 डिस्क्रिप्शन और दिए हैं, जो चरक संहिता, आयुर्वेद के जो फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे फादर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स हैं, फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हेनीमन जी हैं, ऐसे फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन महर्षि चरक। उनकी चरक संहिता में 3 शब्दों का आहार के विषय में प्रयोग हुआ है, मितबुक, ऋतबुक और हितबुक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए मैंने आहार को मैंने एक जगह नहीं बताया कि एक तरह से, जितना बता रहे हैं उसको होलिस्टिक वे में जोड़ के फिर आहार का उपयोग करना है और उपभोग करना है, खाली एक तरीके से नहीं। ये जितनी चीज बता रहे हैं आहार के बारे में, उसको पूरा जोड़ के फिर आपको उसका उपयोग और उपभोग करना है। हितबुक, मितबुक और ऋतबुक। हित सीधा हितकारी, तरकारी नहीं, हितकारी। तरकारी कई बार सब्जी को भी बोलते हैं। हितकारी मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हितकारी हो, फायदेमंद हो। तो कैसे? प्रकृति के अनुसार। जो अभी वात पित्त कफ प्रकृति बताई, उससे 7 तरह की प्रकृति बनी है। आपकी प्रकृति किस तरह की है, उसके अनुसार जो भोजन करोगे, दैट इज कॉल्ड हितकारी भोजन। हर तरकारी हितकारी नहीं होती। कुछ तरकारी आपके लिए हितकारी हो सकती है और कुछ तरकारी आपके लिए तकरार वाली भी हो सकती है, इसलिए उसको सोच समझ के उपयोग करो। इसको हितकारी कहते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार उचित भोजन का चुनाव और उचित भोजन का उपयोग, ये हितकारी है, हितभुक कहलाता है। देन मितभुक। मितभुक मतलब मितव्ययिता से नाम है, जैसे मितव्ययिता मतलब जितना जरूरी उतना खर्च करो, जैसे कहते हैं ना, तो मितभुक का यही मतलब है, जितना जरूरी हो उतना ही खाएं। ये नहीं पसंद की चीज है तो अपने पेट को देख ही नहीं रहे कि हमारा पेट है, ये अंदर जाएगा, उसके बाद उसमें गैस वैस बनेगी, तो जगह कहीं छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। पहले के जमाने में पंडित लोग होते थे ना,
उसका और कोई कारण नहीं था, उनको रोज मिलता नहीं था। कभी कभी कहीं जाते थे, कोई बुलाता था कुछ पूजा पाठ कराने के लिए, उसके घर पे भोजन होता था। तो जेनेटिक प्रॉब्लम है पंडितों की तोंद निकलने का, इसीलिए फास्टिंग फिस्टिंग जैसी अवस्था हो। जिस दिन किसी के घर गए ना, 10 दिन के बराबर का खा लिया एक साथ। गए तो थे चल के, आए खाट पे, चलने की भी जगह नहीं रही। अभी उनसे कोई और बोलेगा पानी पी लो, तो एक थप्पड़ और मार देंगे। अगर पानी की जगह होती तो 2 लड्डू नहीं खा लेते। ऐसा तो ऐसे हम लोग आज के समय में क्या होता है, वो चीज तो नहीं। आज के समय में सब लोग अजीब से मोटे और बाकी चीजों में, उसका कारण कुछ और नहीं है। जितना जरूरी है उसकी जगह उतना ना खा के उससे ज्यादा खाते। जैसे आप किसी जगह गए, किसी शादी ब्याह में, फंक्शन में, अभी एनवलप तो 101 का दिए, कम से कम 1001 का तो खा के आओ, कोई काउंटर छोड़ोगे नहीं। तो ये मित भूख मतलब आपको बताया कि आप जैसे घर में खा रहे हो, बाहर गए हो तो भी ऐसे ही खाना है। जो घर में खा रहे हो जैसे, वैसे ही बाहर खाना। ठीक है, मिलने गए, उसको शुभकामनाएं देने गए, वहां पे खाने के ऊपर थोड़ा ना कोई अपने पेट को खराब करने गए। इवन खुद भी अकेले अगर होटल में गए, कुछ मंगा लिया है, नहीं खा पा रहे तो लीव इट, उसको पैक करा लो, किसी गरीब को रास्ते में दे देना, जिसके पास भोजन नहीं होगा। अपने घर कोई बाई काम करती है, उसको दे देना, जरूरी तो है तुम खा लो उसको। ये मितबुक का मतलब है। अगला शब्द है ऋतुबुक, और इंपॉर्टेंट शब्द। ऋतुबुक का जो भाव शुद्धि के साथ बनाया हुआ भोजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ऋतुबुक भाव शुद्धि, भाव शुद्धि के साथ बनाया हुआ भोजन, यानी भोजन को बनाते समय 4 शुद्धियां होनी चाहिए, जो पहले के समय में हमारी भारतीय संस्कृति में अपने आप था। शरीर शुद्धि, स्थान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि। पहले के समय में अपने आप ऑटोमेटिकली था। आज के समय में क्यों लोगों के अंदर क्रोध और वो बढ़ रहा है? खाना ठीक से बनाते ही नहीं। जो बनाते हैं उनकी बात नहीं कर, जो लोग नहीं बनाते होंगे, खाने को कभी गुस्से के साथ बनाने की। दूसरी देखो, अपने आप देखो क्या लिखा है, शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि मतलब नहा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। उसके अंदर, उससे आपके अंदर सात्विकता बढ़ती है, एक अलग सा उत्साह जागता है। खाना बना के अपने परिवार के लिए उसको हम स्वस्थ बना रहे हैं उस खाने के माध्यम से। आप अपने वाइब्रेशंस डाल रहे हो। ये जो खाना बना रहे हैं, इसको प्यार से धीरे धीरे उसमें खिलाएंगे, उसको कुछ ना कुछ उसमें डालेंगे, फिर प्यार से उसको पकने देंगे। जो वाइब्रेशंस जा रहे हैं, मेरा परिवार खाएगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ये जो वाइब्रेशंस डालो, दैट इज अ चार्ज्ड भोजन, पॉजिटिवली चार्ज्ड भोजन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड। जो ऋतुबुक, एक नहा के बनाया, स्थान को साफ किया, अपने आप अच्छा लगता है, उससे आपके अंदर और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। द्रव्य शुद्धि, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से भोजन का रॉ मटेरियल लेके आना, कच्चा सामान, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से, नहीं तो तामसिकता का प्रवेश होगा अंदर। जो कमाओ ईमानदारी से कमाओ, और उसी से जो खा सकते हो खाओ। देन भाव शुद्धि बताया ना, भाव पॉजिटिव, अपने आप कुछ मंत्र का जाप करते रहो, अपने आप वो प्रसाद बन जाएगा ईश्वर, जिसको खा के अपने आप अलग सी एनर्जी, घर जैसा खाना, अलग तरह का फील होगा। तो ये चीजें इतनी सारी आहार के अंदर शामिल है, यानी इन चीजों का एक सम्मिलित प्रयास, ये कोऑर्डिनेटेड, उसको एक जैसे कहें कि सब चीजों को समझ के आपको अपने भोजन में, आहार में वो चीजें शामिल करनी है, तब युक्ताहार यानी युक्त आहार की कैटेगरी में वो आएगा। उसके पहले नहीं आएगा, तब आएगा। तो ये आहार के बारे में आज बताने की कोशिश की। इसके आगे बिहार और बाकी चीजें अगले संडे को उसी सीक्वेंस में चालू रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ लोगे तो अपने जीवन को और सुखमय और आनंदमय और स्वस्थमय या स्वास्थ्यप्रद बनाने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए कर्म ज्ञान को होलिस्टिक वे में समझें, कर्म ज्ञान से अपने जीवन को निखारें, संवारें और हर समय आनंदित होकर मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।